प्राइमरी के बाद में दूसरा रहेगा सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर आइसोटोप इफेक्ट जब भी होगा, पीछे वाले प्राइमरी में क्या था, हाइड्रोजन एटम यानी कि CH था, और उसकी जगह हाइड्रोजन का जो आइसोटोप था ड्यूटेरियम। ये दोनों, ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग वाला स्टेप था वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, उसमें ये बॉन्ड ब्रेक होना इन्वॉल्व हो रहे थे। सेकेंडरी में ये उसमें नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो आइसोटोप इफेक्ट में ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन द सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन एटम इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, यानी कि वो टूटता नहीं है वो बॉन्ड CH और CD वाला उस रिएक्शन के अंदर। सच इफेक्ट आर नोन या कोल्ड सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट। इसे हम सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट के नाम से जानेंगे। सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट, और ये क्या होता है, स्मॉल होता है, इसका जो रेंज वगैरह आएगी वो छोटी आएगी किसकी कंपैरिजन में, प्राइमरी की कंपैरिजन में। और यूजुअली इन द रेंज ऑफ KH अपॉन में KD इज इक्वल टू 0.7 से 1.5 के बीच में आता है। वैसे तो ये सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट में भी नॉर्मल होते हैं, नहीं 1 से, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, या फिर इनवर्स 1 से कम रह जाएगी। दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ आइसोटोप सब्स्टिट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू द रिएक्टिंग कार्बन। जैसे कि कोई कार्बन है, उसके पास इधर जुड़ा हुआ है क्या, CH3, अगले वाले में हम इस H की जगह क्या कर रहे हैं, CD3 कर रहे हैं, आइसोटोप बना दिया इसका। और रिएक्शन के अंदर यदि यहाँ को जुड़ा और यहाँ कोई बॉन्ड है, मान लीजिए X कुछ भी जुड़ा हुआ है, ये टूट रहा है, तो इसके पास वाली पोजीशन है तो ये अल्फा वाला कहलाएगा। और यदि यहाँ पे कुछ आकर के यहाँ वाला बॉन्ड यदि ब्रेक हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये अल्फा है, आइसोटोप जहाँ चेंज हो रहा है उसके पास वाली पोजीशन, और ये क्या है, बीटा है। तो ये यही लिख रखा है इसने कि ये जो सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट है इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं अल्फा, बीटा, गामा आगे पोजीशन के बेस पे, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द आइसोटोप सब्स्टिट्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू द रिएक्टिंग कार्बन। ठीक है, एक ये लाइन लिखनी है अपने को। अब इसके अंदर देखो, ये वाला देख लेते हैं हम। इसके अंदर ये यहाँ पे आइसोटोप चेंज कर रखा है, हालांकि ये C6H5 यहाँ लिख दिया, ये CH3 वाला यहाँ लिख दिया, एक ही बात है, किधर ही लिखो, यानी ये वाली चेंज हो रहा है। और बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो ये अल्फा वाला है, तो ये कार्बन जिस यहाँ पे आइसोटोप चेंज करने चाहिए हम CD3 यहाँ लिख देते, तो ये अल्फा वाला कार्बन है, और इस अल्फा के साथ वाला बॉन्ड है वो टूट रहा है। तो ये देखें यहाँ पे ये Cl बॉन्ड टूट रहा है, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ भी ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ एक कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, अब ये बोला है हैवियर डी, यानी कि ये जो डी हाइड्रोजन की जगह हमने आइसोटोप ड्यूटेरियम एक्सचेंज किया है, ये कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देता है लेस इफेक्टिवली देन। हाइड्रोजन की तुलना में ये कार्बोकेटाइन को कम प्रभावी रूप से स्थायी करता है, ये लिख रखा है इसने। हेंस द फॉल इन रिएक्शन रेट, यानी इस प्रकार से रिएक्शन का रेट, कार्बोकेटाइन जो यहाँ बन रहा है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, इस कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो रिएक्शन के रेट के क्या होगी, समानुपाती होगी, रिएक्शन रेट के समानुपाती रहेगी। अभी ड्यूटेरियम जो है वो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को हैवियर, यानी इसका मास क्या होता है, ज़्यादा होता है हाइड्रोजन के कंपेरिजन में, तो ये इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल नहीं कर पाता है इसकी कंपेरिजन में, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इस रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, इस रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। ये लिख रखा है कि हैवियर डी, भारी जो ड्यूटेरियम है वो स्टेबलाइज द कार्बन, जो कार्बोकेटाइन बनता है उसको हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम प्रभावी रूप से स्थायी या स्टेबलाइज करता है। अतः द फॉल इन रिएक्शन रेट, इसलिए अभिक्रिया का वेग है वो या दर है वो गिर जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये रेंज बता रखी है, द रेंज ऑफ अल्फा ड्यूटेरियम आइसोटोप इफेक्ट फॉर SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है उसके लिए ये रेंज होती है, और विच इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर देन दैट फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 की तुलना में ये रेंज क्या होती है, कम होती है। तो आपको यहाँ तक का लिख लेना है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन और एक ये वाली, और ये यहाँ तक का पोजीशन के बेस पे यहाँ तक का। ठीक है, और ये डेफिनेशन लिखनी है। ये तो हो गया इसके अंदर सेकेंडरी आइसोटोप। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा रहेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अभिक्रिया के बीच में बनने वाले मध्यवर्ती जो इंटरमीडिएट है वो किस प्रकार की अभिक्रियाओं में बनते हैं।
जो 2 स्टेप में रिएक्शन होगी उसमें बनेंगे, 2 स्टेप में, 1 स्टेप वाले में बनते नहीं है। तो 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन कौन सी है? SN1 SN2 में से SN1 रिएक्शन। तो SN1 में इंटरमीडिएट बनेंगे, कार्बोकेटाइन बने, चाहे कार्बेनाइन बने, चाहे फ्री रेडिकल बने, 3 प्रकार के इंटरमीडिएट इसमें बन सकते हैं। और SN2 जो रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, वो एक ही स्टेप में होती है। जो एक स्टेप में जो रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था बनती है। अब जो इंटरमीडिएट बनेंगे अभिक्रियाओं के बीच में वो पढ़ने। तो सबसे पहला यहाँ पे है कार्बेनाइन, कार्ब एनाइन, कार्ब मतलब कार्बन होगा, एनाइंस मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ। कार्ब एनाइंस आर एनाइंस, यानी कार्ब एनाइन है वो एनाइन होते हैं, दैट मीन्स नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, इन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। इन विच ए कार्बन कैरीज 3 बॉन्ड्स एंड ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, 3 के साथ में ये बॉन्ड बना ले किसी अन्य के साथ में, और चौथे यहाँ 2 रहे लोन पेयर के रूप में। तो 5 हो गए वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, 4 ही होते हैं, इसका मतलब 5वां इसने कहीं ना कहीं से लिया है, लेने वाले पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, इसलिए ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। इन विच ए कार्बन कैरीज 3 बॉन्ड हो गए एंड ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 इस प्रकार से मेकिंग द कार्बन एटम, इसलिए ये कार्बन एटम इस लोन पेयर के कारण नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो कार्बेनाइन में भी रिप्रेजेंटेशन, यानी कार्बेनाइन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मेथिल हुआ तो इसको हम CH3- लिख देंगे, 3 F जुड़े हुए होंगे तो ये CF3- इस प्रकार से बन जाएगा। मतलब यहाँ हमने उसको ओपन छोड़ रखा है, कुछ भी जुड़ा हुआ हो सकता है इसके साथ में। तो 10 एवरी कार्बेनाइन पोसेसेस अनशेयर्ड पेयर, उन्हें प्रत्येक इस प्रकार से प्रत्येक कार्बेनाइन के पास में अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये इस प्रकार से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो किसी के साथ में शेयर नहीं होगा। एंड 3 पेयर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल कार्बन एटम, ये 3 क्या हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 3 के साथ में बंध बनाए हुए रखते हैं। और फिर उसके बाद आता है कि इसमें संकरण कौन सा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है कार्बेनाइन का कार्बन एटम। द शेप ऑफ दिस एनाइन, sp3 वालों की जो ज्योमेट्री होती है, sp3 संकरण वालों की, वो टेट्राहेड्रल रहती है। लेकिन अपन शेप देखेंगे, शेप और ज्योमेट्री दोनों ही अलग अलग होती हैं। ज्योमेट्री हम शेप को, इसको हाइब्रिडाइजेशन को देख के डिटरमाइन करते हैं, जबकि शेप को हम उस मॉलिक्यूल या आयन को खुद को देख करके बताएंगे कि वो शेप कैसी है। अब ये है, इसको हम खुद देखेंगे तो शेप के अंदर लोन पेयर कंसीडर नहीं करते, देखते नहीं है, और इसमें जो ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति, उसके अंदर लोन पेयर कंसीडर किए जाएंगे, देखे जाएंगे। तो लोन पेयर है ये वाला, ये यहाँ से हटा दें तो पीछे NH3 वाला जैसा बचता है। अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसमें नाइट्रोजन और इधर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं, ऊपर एक लोन पेयर होता है, तो उसकी भी तो शेप पिरामिडी होती है। इसलिए जो कार्बेनाइन है उसकी शेप कैसी होती है? पिरामिडल होती है। सिमिलर टू दैट अमोनिया, लिख रखा है ना, अमोनिया और एमीन मॉलिक्यूल के समान होती है। आउट ऑफ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो बॉन्ड बनाएंगे, 3 फॉर्म 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड बनाते हैं। एंड 4th इज ए नॉन बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल होता है जो कंटेनिंग रखता है 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉनों को पेयर यानी लोन पेयर के रूप में रखता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ज्योमेट्री है वो किसके द्वारा स्टेबलाइज होगी? कार्बेनाइन की कॉन्जुगेशन, संयुग्मन के द्वारा, विद सब्स्टिट्यूएंट, जो यानी जो यहाँ पे इसके जुड़े हुए हैं उनके साथ में यदि ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन करते हैं, संयुग्मन करते हैं, तो ये कार्बेनाइन है वो स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। द कार्बेनाइन विच आर जनरली स्टेबलाइज बाई कॉन्जुगेशन आर प्लेनर इन सो फार डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज कंसर्न। आगे वाला उसके बाद में आएगी इसमें कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी कार्बेनाइन वो किससे बनता है? हेट्रोलाइसिस, कोई भी बॉन्ड है उसका विषमांगी विघटन होगा, उसके साथ में क्या बनेगा? उसके कारण से यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बेनाइन बनता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन है, इससे कम En वाला होना चाहिए, तभी तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ आएंगे, और ये साथ वाला जो परमाणु अटैच है इससे वो पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब ये कार्बेनाइन बनेगा, यानी इस बॉन्ड का विषमांगी विघटन करवाना है। समांगी होमो में तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका है, तो फ्री रेडिकल बन जाएगा।
विस्मांगी से बनेंगे, ऑब्टेन बाई हेट्रोलाइसिस से बनेंगे, ठीक है। यानी जो ग्रुप कार्बन से, यहाँ आर का मतलब कोई एल्किल ग्रुप ही है, जो ग्रुप अटैच होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता En इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है, तब ये बनेगा। तो कार्बोनाइन इज ए कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड, एक प्रकार से इसको एसिड माने तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, कार्बन एसिड RH। द एसिडिटी कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ pK वैल्यू के रूप में मानते हैं वैसे तो, लेकिन स्टेबिलिटी की बात करें तो ये 3 दे रखे हैं यहाँ पे। वैसे तो ये मेथिल वाला है, इससे जो बनेगा कार्बेटाइन मेथिल है, एक H निकलेगा, इससे निकलेगा ये एथिल कार्बोकेटाइन है, ये प्रोपिल कार्बेनाइन है इसके अंदर। तो इन तीनों की pKa की वैल्यू दे रखी है। Ka क्या होता है, एसिडिटी, इसके लिए Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी एसिडिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, लेकिन Ka के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो Pk के साथ में एसिडिटी है वो भी क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके लिए इतनी है, Pk की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और इसके साथ साथ में स्टेबिलिटी, ये देखो अब वो Pk वैल्यू इंडिकेट था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन है वो इस प्रकार से होती है। एक ये लाइन है कि Pk की वैल्यू से लेस द Pk वैल्यू मोर इज द एसिडिटी, Pk की वैल्यू कम होगी तो एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एंड दस मोर इज द स्टेबिलिटी, तो ये ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो Pk की वैल्यू इसकी सबसे कम है, Pk की वैल्यू कम है तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा है, एसिडिटी ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और दूसरे तरीके से हम देखें, एसिडिटी वाले मेथड से नहीं देखें तो इस पे पहले से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दिखता ज़्यादा है कार्बेनाइन वाले कार्बन पे। अब इसके साथ तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ है जो इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका प्लस साई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देगा, एक तो पहले से ही ज़्यादा है इस कार्बन के पास में, ये और दे रहा है, इसका मतलब इसका स्थायित्व कम कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन दे करके। जबकि ऐसे जुड़े हुए हों इसके साथ में जो इससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हों तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इसके अंदर तो एक ही था प्लस साई इफेक्ट वाला, इसके अंदर 2 जुड़े हुए हैं तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके पास, इधर से भी आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा हैं ही, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को और कम कर देंगे। इसलिए मेथिल जो है ये वाला सबसे अधिक स्टेबल है। फिर प्राइमरी यानी ये वाला, प्राइमरी इसलिए बोलते हैं कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राइमरी या 1 डिग्री बोल दें। और यहाँ जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो आगे 2 और से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या आ गया, सेकेंडरी आ गया। ये रहेगा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये आगे भी लिख भी रखा है इसमें कि दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर कैन बी, किससे बता सकते हैं हम, प्लस साइन एक्टिव इफेक्ट से बता सकते हैं, ऑफ द एल्किल ग्रुप द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन देते हों एल्किल ग्रुप वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को और इंक्रीज कर देते हैं कार्बेनाइन के ऊपर, मोर एज कम्पेयर टू मेथिल, यानी यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है, दस डिक्रीजिंग इट्स स्टेबिलिटी, जो कि इसकी स्थायित्व को कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक का देख लेना।